हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुमार पीसीएस अकेडमी। आप सभी का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी, राइट। इंडियन पॉलिटी के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमारी एक नई इस सीरीज चल रही है जिसमें हम हर सब्जेक्ट के टॉप मोस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन देखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी के, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज के तहत, राइट। अभी तक हमने इसमें आप देखेंगे 2022 के संपूर्ण करंट अफेयर्स, इंडियन ज्योग्राफी, इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग, इसके साथ साथ जनरल साइंस, इतनी चीज़ों को हमने कवर कर लिया। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी को, राइट। तो इंडियन पॉलिटी का आज ये पहला सेट है, पहला एपिसोड है, और इसके लगातार आपको 5 एपिसोड मिलेंगे। इसके तहत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने का, कवर करने का प्रयास करेंगे, राइट। दोस्तों, अगेन आप जानते हैं कि जो सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं नाउ डेज, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हाईली आप देखेंगे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, लोअर पीसीएस, इसके अतिरिक्त जितनी भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। तो आप जिस भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, आप उसके लिए आप देखेंगे, आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है। आप इसको पूरा ज़रूर देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए सीरीज़ है, राइट। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, आप जानते हैं कि हम हर सवाल डिस्कस करते हैं एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। जैसा एग्जाम का पैटर्न होता है ठीक उसी प्रकार से हम सवालों के यहाँ पर करते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, संघ की राजभाषा का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, राइट। एक बार फिर से देख लीजिए, संघ की राजभाषा जिसे आप बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट, का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया। ऑप्शंस दिए गए, भाग 12, भाग 15, भाग 18 या फिर भाग 17। 4 विकल्प आपको दिए गए, आपको इसको सही जवाब का चुनाव करना है, राइट। सबसे पहले एक एक देख लेते हैं, दिस वन। चारों को एक एक बार हम डिकोड कर लेते हैं। आप जानते हैं संविधान का जो जो भाग 12 है, इसमें आप देखेंगे 3 चीज़ों के बारे में बताया गया, वित्त, राइट, वित्त, संपत्ति और संविदा, कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में संविधान के भाग 12 में बात की गई, राइट। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे दोस्तों, जो संविधान का भाग 15 है, इसमें निर्वाचन के बारे में बताया गया है, राइट, निर्वाचन। और संविधान का जो भाग 18 है दोस्तों, इसमें इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बताया गया है, इमरजेंसी प्रोविजंस, राइट। और जो संविधान का भाग 17, इसमें आप देखेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी जिसे आप राजभाषा कहते हो, उसके बारे में बताया गया। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भाग 17 में आप देखेंगे संघ की राजभाषा का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, आप जानते हैं जो आपका मूल संविधान था उसमें 395 आप जानते हैं आर्टिकल्स थे, 395 अनुच्छेद, राइट। और इसमें जो भाग की बात की जाए तो आप देखेंगे 22 भाग, इसके अतिरिक्त 8 अनुसूचियाँ, राइट, 8 शेड्यूल्स थी, और इनकी संख्या वर्तमान में आप देखेंगे बढ़ गई। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। आपको बताना कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। 4 विकल्प दिए गए, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट। दोस्तों, मौलिक अधिकार के बारे में आप जानते हैं, ये संविधान के भाग 3 में इनके बारे में चर्चा की गई, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। और इनका आर्टिकल आप देखेंगे, संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इनके बारे में चर्चा की गई विस्तार से, राइट। 6 प्रकार के आपको जो मूल अधिकार देखने को मिलते हैं, राइट। उसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है मौलिक अधिकार नहीं। सबसे पहले आप देख रहे हैं समता का अधिकार। समता का अधिकार आप देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसकी बात की गई है। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों, आप जानते हैं संविधान के भाग आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक इसके बारे में बात की गई है, राइट। शोषण के विरुद्ध अधिकार आप जानते हैं आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक इसके बारे में बताया गया है। लेकिन आपके जो मूल अधिकार वाला जो पोर्शन है, उसमें नागरिकता का अधिकार नहीं देखा जाता है, राइट। तो नागरिकता का अधिकार है जो ये मौलिक अधिकार नहीं है, हेंस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। ऑप्शन सी सही है। मौलिक अधिकार से कुछ बातें और आप देख लीजिए, इससे जो पूछी जाती हैं एग्जाम में, राइट। फंडामेंटल राइट्स, ये आप देख रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स दोस्तों, आप जानते हैं कि बेसिकली इनका जो नेचर कैसा होता है, ये जस्टिसिएबल होते हैं, राइट। जस्टिसिएबल यानी वाद योग्य होते हैं, राइट। और ये आप देखेंगे इनकी जो प्रकार होता है, ये परमानेंट टाइप के होते हैं, परमानेंट। और ये अगर इनकी प्रकृति आप देखेंगे तो ये निगेटिव होते हैं इन नेचर, नकारात्मक टाइप के ये होते हैं, राइट।
इसके साथ साथ आप देखेंगे आपकी जो फंडामेंटल राइट्स है इनको लागू कराने के लिए, या फिर अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो उनको आप देखेंगे वायलेट होने से सुरक्षा का प्रदान करने के लिए जिम्मेदारी किसकी, तो कोर्ट्स की है। बेसिकली आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट, राइट। अगर आपके आप देखेंगे जो फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो डायरेक्टली आप देखेंगे आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत 226 के तहत आप रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट जा सकते हैं, राइट। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपको हमेशा ये जो है ध्यान रखने हैं, राइट। इतने फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है, संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है, ऑल इंडिया सर्विस की बारे में बात की गई है, राइट। आप जानते हैं दोस्तों जो ऑल इंडिया सर्विस होती है जिसे आप कहते हो ऑल इंडिया सर्विस, संविधान के आर्टिकल 312 में इसके बारे में चर्चा की गई, राइट। ऑप्शन दिए गए हैं, 2/3 से अधिक राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, राज्यसभा द्वारा, या फिर लोकसभा द्वारा, राइट। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा द्वारा। ये आप ध्यान रखेंगे, राइट, दिस वन। दोस्तों ये जो आप देखेंगे ऑल इंडिया सर्विसेज होती है संविधान के किस भाग में, तो आप देखेंगे भाग 14 में। संविधान के भाग 14 में ये आपको देखने को मिलती है। आर्टिकल कौन सा है, 312। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। वर्तमान में आपके यहाँ 3 प्रकार की ऑल इंडिया सर्विसेज है। पहली आप जानते हैं IAS, दूसरी IPS और तीसरी है IFS। IFS का मतलब होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, राइट। ये 3 प्रकार की आपको ध्यान रखना। जो कई बार आप ऑप्शन में देखते हैं इंडियन जुडिशियल सर्विस, ये एक ऑल इंडिया सर्विस नहीं है, राइट। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है, संघ विधायिका राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर केवल तभी कानून बना सकती है जब, आपको बताना है कि कब जो है यूनियन जो लेजिस्लेचर है वो कानून बना सकती है, राइट। दोस्तों यूनियन लेजिस्लेचर आप जानते हैं जिसे आप कहते हैं पार्लियामेंट, राइट, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के बारे में आप देखेंगे संविधान के आर्टिकल 79 में इसके बारे में बताया गया है, राइट। संविधान के आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट के बारे में चर्चा की गई। ये बताया गया 3 लोगों से मिलकर बनती है, पहला प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा, राइट, दिस वन। प्रेसिडेंट के बारे में आपको बताया गया संविधान के आर्टिकल 52 में, और लोकसभा के बारे में आप जानते हैं। राज्यसभा आप जानते हैं संविधान के आर्टिकल 80 में इसकी चर्चा की गई है, वहीं लोकसभा जो है आर्टिकल 81 में इसके बारे में आपको बताया गया। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, राइट। और 79 में क्या है, पार्लियामेंट यानी यूनियन लेजिस्लेचर। ऑप्शन है दोस्तों, राष्ट्रपति का आदेश हो, राज्यसभा इसके लिए आदेश पारित करे, या राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, राइट। ये 3 चीज़ें आपको बताई गई। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। इन दोनों ही कंडीशंस में आप देखेंगे जो केंद्रीय जो लेजिस्लेचर होता है, यूनियन लेजिस्लेचर, इसे आप पार्लियामेंट कहते हैं, वो राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर कानून बना सकती है। कौन कौन से, कब कब, जब राज्यसभा इसके लिए आदेश पारित करे, या फिर जो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति होती तब आप देखेंगे ये पॉसिबल होता है, राइट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है, भारतीय संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे, कौन थे, आपको बताना है। भारतीय संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, राइट, दिस वन। ऑप्शंस हैं HC मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, किरण बेदी। दोस्तों चारों विकल्प बहुत महत्वपूर्ण हैं, राइट। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, HC मुखर्जी। आप देखेंगे भारतीय संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे, राइट। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आप जान रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप देखेंगे जो संविधान सभा थी, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, राइट, स्थायी अध्यक्ष। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों आप जानते हो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। कब, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने आप देखेंगे संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो कि आप देखेंगे कांग्रेस ने इसे कब पारित कर दिया था, 22 जनवरी 1947, 1947 को यह पारित हो गया था, राइट। किरण बेदी, भारत की पहली महिला देखेंगे आप जो है IPS, कौन है, किरण बेदी। तो चारों विकल्प आप देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, HC मुखर्जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सवाल है, निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा एक लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है? राइट, चार विकल्प दिए गए, आपको बताना लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में चर्चा किस आर्टिकल के तहत की गई। अनुच्छेद 280, आप जानते हैं अनुच्छेद 280 में क्या आपको देखने को मिलता है? वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, राइट, वित्त आयोग, दिस वन। अनुच्छेद 312, इसमें आप देखते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में आपको बताया गया, राइट। अनुच्छेद 123, इसमें 123 में आप जानते हो ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट होती है, राइट, ऑर्डिनेंस पावर, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और अध्यादेश कब जारी करता है? जब आप देखेंगे जो सदन है, जो संसद है, वो सत्र में जब नहीं होती, राइट। इसके बाद आप देख रहे हैं जो अनुच्छेद 320 है, आर्टिकल 320, राइट। अनुच्छेद 320 में आप देखेंगे लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में चर्चा की गई। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है, संविधान संशोधन विधेयक लाया जा सकता है, आपको बताना चार विकल्प दिए गए हैं, राइट। केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, राज्य विधानसभा में, या फिर ए और बी किसी में भी, राइट। आपको बताना है संविधान संशोधन विधेयक कहाँ लाया जा सकता है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल होता है, बेसिकली आप देखेंगे इसकी चर्चा की गई संविधान के आर्टिकल 368 368 में, और भाग कौन सा? तो XX, संविधान के भाग 20 में इसके बारे में चर्चा की गई, आर्टिकल है 368, राइट। बेसिकली आप देखेंगे जो संविधान संशोधन विधेयक है ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। हेंस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है, किसी राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने के बराबर होती है? दोस्तों एक बार फिर से रिपीट करता हूँ इस सवाल को। किसी राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, उस राज्य की विधानसभा के, राइट, सदस्यों की कुल संख्या के कितने के बराबर होती है? चार विकल्प दिए गए। पहला है 2/3 से अधिक नहीं हो सकती, 3/4 से अधिक नहीं हो सकती, आधे से अधिक नहीं हो सकती, या फिर 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। जो विधानसभा की कुल संख्या होती है उसकी 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, राइट, ये आप ध्यान रखें। दोस्तों आप जानते हैं विधान परिषद के बारे में संविधान के आर्टिकल 169 में चर्चा की गई। और इससे आपको एक फैक्ट और ध्यान रखना है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद का कंसेप्ट देखने को मिलता है, यानी कि कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो टोटल 6 स्टेट्स में, राइट। कौन कौन स्टेट्स हैं आप यहाँ से देख लेंगे। पहला आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। दूसरा देखते हैं दोस्तों कर्नाटक, कर्नाटक। कर्नाटक के बाद आप देख रहे हैं तेलंगाना, राइट, तेलंगाना। इसके बाद आप देखते हैं यूपी, फिर देखते हैं आप बिहार, राइट, बिहार। इसके अतिरिक्त आप देखते हैं महाराष्ट्र, राइट, महाराष्ट्र। तो इन 6 स्टेट्स में आपको जो है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है जिसे विधान परिषद कहते हैं वो देखने को आपको मिलती है, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है, उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है आपको बताना है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री यानी जो सलाह देने की जो शक्ति है या जो क्षेत्राधिकार है वो किस में सम्मिलित है। पहला ऑप्शन है सभी संवैधानिक मामलों में प्रधानमंत्री को सलाह देना, या विधिक मामलों में प्रधानमंत्री को सलाह देना, या सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना। चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं कि संविधान के आर्टिकल 143, राइट, संविधान के अनुच्छेद 143 में आप देखेंगे पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट SC यानी सुप्रीम कोर्ट, राइट। संविधान के अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है सुप्रीम कोर्ट से आप देखेंगे सलाह मशविरा करने के लिए, राइट। और वो किसी भी मामले में वो सलाह मशविरा कर सकता है, चाहे कानूनी मामले हो या कोई दूसरे अन्य मामले हो, राइट। हेंस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है दोस्तों कि ये अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध किस अनुसूची में वर्णन किया गया है या वर्णित है, राइट। 12 अनुसूचियाँ 12 शेड्यूल हैं आप जानते हैं, उनमें से आपको बताना है किस अनुसूची में ये जो SC और ST के लिए आप देखेंगे अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में बात की गई, राइट। आप जान रहे 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 7th और 5th, राइट।
दोस्तों सबसे पहले आप जानते हैं जो छठी अनुसूची उसमें बात की गई 4 राज्यों के बारे में, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों में आप देखेंगे प्रशासन को लेकर बात की गई, राइट। 9th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि 9th शेड्यूल में कुछ वैलिडेशन के बारे में बात की गई, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, तो ये 9th शेड्यूल में बात की गई, राइट। 7th शेड्यूल में आप दोस्तों जानते हैं कुछ 3 प्रकार की आपको जो है बेसिकली आप देखेंगे यूनियन और स्टेट्स के बीच में पावर्स का डिवीजन किया गया, राइट। किस शेड्यूल के तहत? 7th शेड्यूल के तहत। और इसके तहत आपको 3 शेड्यूल देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी 3 शेड्यूल? पहली आप देख रहे हैं, एक है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट, और थर्ड होती कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट में आप जानते हैं दोस्तों ओरिजिनली देयर वर 97 सब्जेक्ट्स, राइट। राज्य सूची में कितने विषय थे? 66 विषय थे। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे दोस्तों जो समवर्ती सूची थी उसमें 47 विषय थे, 47 सब्जेक्ट्स, राइट। तो ये इनकी संख्या घट बढ़ गई है, आप ध्यान रखेंगे, लेकिन ओरिजिनली इतने ही थे, राइट। तो 7th शेड्यूल में आप देखेंगे राज्य और संघ के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किया गया, बेसिकली अंडर 3 डिफरेंट लिस्ट, राइट। 5वीं सूची में आप देखेंगे, अनुसूची में दोस्तों आप देखेंगे जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की गई। हेंस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। 5वीं अनुसूची में इसके बारे में बात की गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, हम जितने सवाल कर रहे हैं आप देखेंगे यूपी पीसीएस और सभी परीक्षाओं में ये लगातार पूछे गए हैं, और इनके जो एक्सप्लेनेशन हम आपको बता रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ से निश्चित ही सवाल पूछे जाएंगे, राइट। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? आपको 4 विकल्प दिए गए, 52वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन या फिर 86वां संविधान संशोधन। चारों विकल्प अपने आप में आप देखेंगे पार्टिकुलर सवाल भी हैं, पूछे जाते हैं। सबसे पहले पोस्टमार्टम करते हैं एक एक ऑप्शन का। 52वां संविधान संशोधन आप जानते हैं कब हुआ था? 1985, 1985 में, और ये डील करता है किससे? दल बदल कानून से, राइट, दल बदल। 61वां संविधान संशोधन आप दोस्तों जानते हैं 1989 में लाया गया। कब? 1989 में, राइट। और ये डील करता है बेसिकली आप देखेंगे बेसिकली आप देखेंगे जो केंद्रीय चुनाव होते हैं, केंद्रीय चुनाव कहने का मतलब है जब सांसद के जो चुनाव होते हैं, इसके साथ साथ जो आप देखेंगे राज्य विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें जो मतदाता होते थे उनकी आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, राइट। किसके तहत? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, राइट। 73वां संविधान संशोधन आप देखेंगे दोस्तों ये लाया गया था 1992 में, 1992 में, और ये डील करता है स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज आप कह सकते हैं, ये उससे डील करता है। कौन? 73वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया था, 1993 में आप देखेंगे ये लागू हो गया था, बेसिकली 24 अप्रैल को, राइट। इसीलिए 24 अप्रैल को आप देखेंगे भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 86वां संविधान संशोधन दोस्तों आप देखेंगे जो 2002 में लाया गया था, राइट, दिसंबर 2002 में। आप देखेंगे 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार आप देखेंगे एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था, और इसके तहत बात की गई थी कि जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको आप देखेंगे फ्री यानी मुफ्त प्राइमरी एजुकेशन देने की बात की गई थी, राइट। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे सवाल आप दोस्तों देख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं होगी। आपको बताना है जो प्रधानमंत्री केंद्रीय कैबिनेट जो होती है उसमें प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री को शामिल करते हुए जो टोटल मिनिस्टर्स होते हैं उनकी संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती। पहला विकल्प लोकसभा के 20% सदस्यों से, लोकसभा के 10% सदस्यों से, लोकसभा के 25% सदस्यों से, या फिर लोकसभा के 15% सदस्यों से। दोस्तों आप जानते हैं जो आप ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो लोकसभा होती है उसके टोटल जो मेंबर्स होते हैं उसके 15% सदस्यों से अधिक नहीं होगी। प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय जो आप देखेंगे कैबिनेट होती है उसके कोई भी मिनिस्टर इससे अधिक नहीं हो सकते हैं, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है भारतीय संविधान है क्या है, आपको बताना है। एक दृढ़ संविधान, एक लचीला संविधान, एक कमजोर संविधान, या फिर दृढ़ व लचीले संविधान का मिश्रण। ये आपको बताना है कि भारतीय संविधान एक्चुअली क्या है, राइट। दोस्तों आप देखेंगे जो भारतीय संविधान है वो उसमें इस प्रकार की विशेषता पाई जाती है।
भारतीय संविधान की जो विशेषताएं वाले टॉपिक आप पढ़ते हैं दोस्तों, हमने कुमार पीसेस एकेडमी में इसको बहुत विस्तार से किया है। आप हमारी जो भारतीय संविधान की, भारतीय राज्य व्यवस्था की प्लेलिस्ट है, वहाँ से उस वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हैं। उसमें हमने आपको विस्तार से बताया है भारतीय संविधान की विशेषताएं, राइट। भारतीय संविधान की विशेषताओं के तहत आप पढ़ते हैं जो भारतीय संविधान है वो एक दृढ़ व लचीले संविधान का एक मिश्रण है, राइट। रिजिड यानी रिजिड भी, और कहीं कहीं पर आप देखेंगे वो नरम भी है, राइट। दोस्तों रिजिड करने कहने का मतलब ये इतना भी आसान नहीं कि इसमें आप आसानी अपनी इच्छा अनुसार आप इसमें परिवर्तन कर सके, राइट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 315 में, 280 में, 63 में या फिर 148 में, राइट। वन बाय वन देख लेंगे। अनुच्छेद 315 में आपको बताया गया लोक सेवा आयोग के बारे में, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, राइट। 280 में आप जानते हैं फिनांस कमीशन यानी वित्त आयोग के बारे में बात की गई है। 63 में आप देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताई गई, वो भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, राइट। और अनुच्छेद 148 में सीएजी के बारे में बात की गई, राइट, सीएजी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है, यानी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कौन होता है? ऑप्शंस हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी जिसे आप सीजेआई कहते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे आप सीएजी कहते हैं, केंद्रीय गृह सचिव, या फिर भारत का महान्यायवादी जिसे आप कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, राइट। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत का महान्यायवादी। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो बेसिकली आप देखेंगे भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी, लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होता है, राइट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आप देखेंगे आर्टिकल 76 के तहत इसके बारे में बात की गई है। और भारत का प्रथम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन था? आप देखेंगे, ध्यान रखेंगे, MC सीतलवाड़ साहब, MC सीतलवाड़, ये भारत के प्रथम आप देखेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, राइट। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट। सवाल है निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राइट। 4 समितियां दी गई, आपको बताना किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पहला ऑप्शन है संघीय संविधान समिति, दूसरा है प्रांतीय संविधान समिति, तीसरा है प्रारूप समिति और चौथा विकल्प है संचालन समिति, राइट। दोस्तों आप जानते हैं कि हम जो सवाल करते हैं वो इस प्रकार से हम डिस्कस करते हैं, उनको डिकोड करते हैं कि हर ऑप्शन से भी आपको सवाल देखने को मिल जाए, राइट। तो आप देखेंगे इसमें 4 विकल्प हैं, तो आप कह सकते हैं कि 4 सवाल अपने आप में निश्चित ही ऐसे पूछे भी गए हैं सवाल, राइट। सवाल तो हम डिस्कस करते हैं एक एपिसोड में 15, लेकिन 15 सवाल डायरेक्टली होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आप देखेंगे कम से कम 50 से 60 सवाल हम डिस्कस करते हैं, राइट। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष आप जानते हैं बेसिकली कौन था? PT नेहरू साहब, राइट। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। वहीं आप देखेंगे जो प्रांतीय संविधान समिति थी इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर, राइट। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे किसके? प्रारूप समिति के। दोस्तों संचालन समिति जो थी इसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अतिरिक्त एक समिति और आपको याद रखनी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, दैट इज राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, राइट। क्या नाम है? राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। इसके अध्यक्ष भी आप देखेंगे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये 5 समिति आप हमेशा याद रखिए, निश्चित एग्जाम्स में यहाँ से आपको सवाल मिल जाएंगे, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस वन सवाल है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, राइट। 4 विकल्प दिए गए, आपको बताना कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था। ऑप्शन है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर या फिर उपरोक्त सभी इसके सदस्य थे, राइट। दोस्तों इस सवाल के साथ आपको एक सवाल का और जवाब कमेंट बॉक्स में देना कि जो कैबिनेट मिशन था उसका अध्यक्ष कौन था, राइट। कमेंट बॉक्स में आप इसे टाइप कीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसके सदस्य। कैबिनेट मिशन जो था उसको देखेंगे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर, तीनों इसके सदस्य थे, राइट। आपको बताना कि इसका अध्यक्ष कौन था, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये सवाल आप देख रहे हैं, सवाल की क्वालिटी आप देख रहे हैं दोस्तों, एकदम जैसे यूपी पीसीएस और यूपीएससी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं ठीक उसी प्रकार के सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट। और जैसा कि आप सब जानते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हमारा एक प्रयास और होता है कि इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको संपूर्ण तैयारी भी करा दी जाए साइड बाय साइड, राइट। पहला विकल्प आप देख रहे हैं, संविधान सभा से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी, 33। दूसरा, इसमें महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, 15। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। चौथा विकल्प है, इसकी कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई, राइट। तो संविधान सभा की से संबंधित 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और आपको इन कथनों पर विचार करके सही जवाब तक पहुंचना है, राइट। दोस्तों आप जानते हैं जो संविधान सभा थी उसमें अनुसूचित जनजाति के आपको 33 सदस्य थे, और वहीं महिलाओं की बात की जाए तो महिला सदस्य कितनी थी, 15, राइट। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें कब निर्वाचित किया गया, तो 11 दिसंबर 1946 को। और इसकी कार्यवाही यानी ऑफिशियली आप देखेंगे इसकी फंक्शनिंग कब शुरू हुई थी, जब नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। और कब पेश किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को, राइट। तो हेंस आप देखेंगे ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी सही। इस सवाल में जो 4 विकल्प है चारों सही है, राइट। आप ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस वन सवाल है, संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे, पहला विकल्प। दूसरा, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया। तीसरा, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, राइट। उपरोक्त कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चुनाव करें। 3 कथन दिए गए, इन पर विचार कर आपको सही जवाब बताना है। पहला, आप जानते हैं कि बेसिकली जो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी इसमें कुल कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, राइट। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया, राइट। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। तो तीनों विकल्प सही है, हेंस ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी सही है, राइट। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, 3 जो ये आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, तीनों स्टेटमेंट में अलग अलग आप देखेंगे अपने आप से एक एक सवाल है, राइट। 1 लाइनर के अकॉर्डिंग सवाल पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस वन संविधान सभा से एक और सवाल गिराया गया, आप उसको देख लीजिए। पहला 3 कथन दिए गए। पहला कथन, इसने 22, इसने किसने, संविधान सभा ने, राइट। इसने का मतलब है यहाँ पर संविधान सभा से। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, दिस वन। दूसरा, इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया, दिस वन। इसने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया, राइट। आपको बताना कि कौन सही, क्या केवल ए सही है या ए और सी सही है, केवल सी सही या फिर उपरोक्त सभी कथन सही, राइट। दोस्तों आप रिमेंबर रखेंगे हमेशा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तीनों विकल्प सही हैं। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था सबसे पहले, राइट। वहीं 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया था, राइट। और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था, राइट। आपको 2 चीज़ें कमेंट बॉक्स में बतानी, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है और राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है और भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। आपको ये 3 सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, राइट। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस वन सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान आयरलैंड से लिया गया, राइट। आपको बताना है कि जो बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे ये सवाल लिया गया। आपको बताना कि कौन सा प्रावधान आयरलैंड से लिया गया। विकल्प है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राइट। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, या फिर नीति निर्देशक सिद्धांत। ये दिए गए आपको विकल्प, राइट। 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले संविधान संशोधन की प्रक्रिया आप जानते हैं कहाँ से ली गई, साउथ अफ्रीका से, राइट, दक्षिण अफ्रीका से। अगर मौलिक कर्तव्यों की बात की जाए तो मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान ये कहाँ से लिया गया, रसा से, रूस से, राइट। वहीं संघ एवं राज्य के बीच जो शक्ति विभाजन ये कहाँ से लिया गया दोस्तों, ये आप जानते हैं कनाडा से लिया गया, राइट, कनाडा। जबकि जो नीति निर्देशक सिद्धांत ये कहाँ से लिए गए, तो आयरलैंड से, राइट। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अतिरिक्त आपको एक चीज़ और ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट्स, राइट, जिन्हें आप कहते हैं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, ये कहाँ से लिए गए, यूएसए।
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किए लिए गए, राइट, बारो किए गए। इसके अतिरिक्त तो आप जानते हैं जो संसदात्मक, जिसे आप बोलते हैं संसदात्मक शासन प्रणाली, ये प्रक्रिया कहाँ से बारो की गई? तो ब्रिटेन से, राइट, ब्रिटेन से। इतने फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे, राइट। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वन सवाल है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? राइट, चार विकल्प दिए गए हैं। 42nd संविधान संशोधन, 44th संविधान संशोधन, 63rd संविधान संशोधन या फिर 69th संविधान संशोधन, राइट। आप जानते हैं जो 42nd संविधान संशोधन था, इसने प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े थे। कौन कौन से? आप जानते हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राइट। इसके अतिरिक्त एकता और अखंडता, एकता और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आप देखेंगे जो आपकी प्रस्तावना थी उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आप देखेंगे जो संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार हुआ करता था, उसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कहाँ एक लीगल राइट बना दिया गया और कहाँ रखा गया? आर्टिकल 300 में, राइट, राइट, 300 में आप ध्यान रखेंगे। तो संपत्ति का अधिकार अब आप देखेंगे बेसिकली मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट नहीं। ये जो 42वां संविधान संशोधन ये हुआ था कब? 1976 में, राइट। वही जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये कब हुआ था? 1978 में। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 69th संविधान संशोधन। 69वें संविधान संशोधन के तहत आप देखेंगे जो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, राइट, आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है, किस अनुसूची में संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का वर्णन किया गया है? राइट, संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का वर्णन किया गया। 4 विकल्प है, 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 11th शेड्यूल या फिर 12th शेड्यूल, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं जो 10th शेड्यूल है, इसमें आपको दल बदल वाले कानून देखने को मिलते हैं, राइट, दल बदल। और ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया था? तो 52nd, राइट, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा ये लाया गया था, राइट। 11th जो शेड्यूल है अनुसूची, इसमें आप देखेंगे पंचायती राज का आपको सिद्धांत देखने को मिलता है, पंचायती राज। और पंचायती राज से संबंधित 29 सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं, राइट, जिन पर जो पंचायत है वो कानून बना सकती है, राइट। ये लाया गया था दोस्तों 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो 1992 में लाया गया था। बेसिकली ये लागू हुआ था 1993 में, इनफैक्ट 24 अप्रैल 1993। इसी से वजह से आप देखेंगे बाहर में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, राइट। 12th जो शेड्यूल है दोस्तों, ये आप देखेंगे जो शहरी सुशासन होता है, जो आप कह सकते हैं कि शहरी जो पंचायती राज होता है बेसिकली उससे डील करता है, राइट। और ये भी कब लाया गया था? 1992 में लाया गया था। इनफैक्ट 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा, जो कि अगेन आप देखेंगे लागू हुआ था 1993 में ही, राइट। और इसके तहत जो शहरी निकाय होते हैं उनको 18 सब्जेक्ट्स दिए गए थे, जिन पर वो जो शहरी निकाय होते हैं जो बेसिकली जिसे आप नगर निगम कहते हैं, राइट, ये सभी संस्थाएं उन पर कानून बना सकती हैं, राइट। 18 सब्जेक्ट। जो रूरल वाले ग्राम पंचायत होती है उनको 29 सब्जेक्ट्स दिए गए। वहीं जो अर्बन होती है, अर्बन बॉडीज़ होती है, उनको 18 सब्जेक्ट्स दिए गए, राइट। दोस्तों ये जो हम सब्जेक्ट्स अब बता रहे हैं ये भी यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछे गए, राइट। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9th शेड्यूल, राइट, 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में आप देखेंगे संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का वर्णन किया गया था, आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस वन सवाल है, देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में किसकी महती भूमिका रही है, राइट। आप जानते हैं आज़ादी से पहले आपके यहाँ बहुत सारी रियासतें रही हैं, उनको समय समय पर एकीकृत किया गया और तब जाके आप जो भारतीय संघ देखते हैं वो उसने अपना रूप जो है अख्तियार किया, राइट। तो इसको बनाने में एक आपके भारत के आप देखेंगे बहुत महान शख्सियत रहे जिन्होंने जिनकी महती भूमिका रही, तो आपको बताना वो कौन है। क्या वो पंडित नेहरू थे, या फिर महात्मा गांधी थे, या सुभाष चंद्र बोस थे, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, राइट। दोस्तों आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही ये किया था, राइट। संपूर्ण भारत को एकीकृत करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की महती भूमिका रही। इसके अतिरिक्त इनके साथ थे वीपी मेनन साहब, राइट, वीपी मेनन। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर
डी, राइट। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। पंडित नेहरू से रिलेटेड आप कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लीजिए जो एग्जाम में पूछी जाती है। इनकी पहली जो इंपॉर्टेंट बुक है दैट इज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, राइट। दूसरी इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक है दैट इज ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, राइट। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, राइट। पंडित नेहरू की दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, राइट। पहली है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और दूसरी है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। आपसे पूछा जाता है इसके रचयिता कौन है, तो आप बताएंगे पंडित नेहरू। महात्मा गांधी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जो लगातार एग्जाम्स में पूछी जाती है, उनको आप देख लीजिए। पहली है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, राइट। पहली है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। दूसरी है हिंद स्वराज जिसे आप कहते हैं इंडियन होम रूल, राइट। तीसरी है व्हाट इज हिंदुइज्म, राइट। ये सारी पुस्तकें आप ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त एक पुस्तक और इनकी महत्वपूर्ण है दैट इज महात्मा गांधी की, दैट इज थर्ड क्लास इन इंडियन रेलवेज। तो ये पुस्तकें आप ध्यान रखेंगे। सभी पुस्तकें महत्वपूर्ण में और एग्जाम में लगातार पूछी जाती है, राइट। सुभाष चंद्र बोस की कुछ पुस्तकें आप देख लीजिए जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली आप जानते हैं द इंडियन स्ट्रगल, राइट, द इंडियन स्ट्रगल। दूसरी इनकी पुस्तक जो बहुत लगातार एग्जाम में पूछी जाती है दैट इज आज़ाद हिंद, राइट। एक पुस्तक और इनकी जो पूछी जाती है दैट इज द कॉल ऑफ द मदरलैंड। तो सुभाष चंद्र बोस की ये पुस्तकें आप ध्यान रखेंगे। तीन पुस्तकें महत्वपूर्ण हो। पहली द इंडियन स्ट्रगल, दूसरी है आज़ाद हिंद और तीसरी द कॉल ऑफ द मदरलैंड, राइट। ये पुस्तकें आप ध्यान रखेंगे। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस वन, संविधान के किस भाग में नागरिकता की चर्चा की गई, सिटीजनशिप, राइट। इस सवाल से भी लगातार सवाल पूछे जाते हैं। ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 4 का, राइट। आप जानते हैं दोस्तों जो नागरिकता है, सिटीजनशिप, ये भारतीय संविधान के भाग 2 में इसके बारे में चर्चा की गई। पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11, राइट। अनुच्छेद 5 से 11 तक इसके बारे में चर्चा की गई। दोस्तों 2020 के यूपीपीएससी एग्जाम में डायरेक्टली यही पूछा गया था कि संविधान के किस आर्टिकल में नागरिकता की चर्चा की गई। ऑप्शन थे 5 से 11, राइट, 6 से 12 और 5 से 10, ऐसे 4 विकल्प दिए गए थे। कन्फ्यूजिव सवाल बनाया गया था, राइट। और भाग 2 में इसकी चर्चा है, अनुच्छेद 5 से 11। आप याद रखेंगे, कभी भी इस कन्फ्यूजन में ना रहे। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं दूसरे विकल्प पर। भाग 3 में आप जानते हैं फंडामेंटल राइट्स की बात की गई जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक डील करते हैं, राइट। और आप जानते हैं दोस्तों जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको आप बोलते हैं भारत का मैग्ना कार्टा, राइट। मैग्ना कार्टा भारत का अधिकार पत्र आप किसे बोलते हैं, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। आप जानते हैं जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं इनकी जो नेचर होती है ये निगेटिव टाइप के होते हैं, राइट। इनको इन्फोर्स कराने की जिम्मेदारी, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो इनकी गारंटी कौन देता है, तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यानी आप कह सकते हैं सिंपली कोर्ट्स ऑफ इंडिया, राइट। जो आप देखते हैं फंडामेंटल राइट्स होते हैं, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, 6 प्रकार के होते हैं, राइट। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये क्या होते हैं, जस्टिसिएबल होते हैं। जस्टिसिएबल इन द सेंस ये वाद योग्य होते हैं, राइट। वाद योग्य कहने का क्या मतलब होता है दोस्तों, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं किसी भी कारण से तो उनको आप देखेंगे उनकी वैलिडिटी के लिए, उनको लागू करवाने के लिए या फिर उनके प्रोटेक्शन के लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या आप रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट जा सकते हैं। अंडर आर्टिकल 332 आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अंडर आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे, राइट। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है संविधान के भाग 3 को, राइट। भाग 4 में आप जानते हैं डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है, राइट। भाग 4 में क्या देखते हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राइट। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये डील करते हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक, राइट। जो डीपीएसपी होती है बेसिकली आप देखेंगे ये सोशियो एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने की बात करती है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं क्या जो आपके डीपीएसपी होती है। और ये इंडियन स्टेट एज ए वेलफेयर कंट्री, भारत एक कल्याणकारी राज्य के लिए भारत में जो आप देखेंगे जो डीपीएसपी होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो भाग 4 में डीपीएसपी आपको देखने को मिलता है।
भाग 4 का आप देखेंगे, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात की गई है, और जो कि अगेन आप जानते हैं कहाँ से बारो किए गए थे, रसा से, राइट। अनुच्छेद 51 क्लॉज ए यानी अनुच्छेद 51 का में इसके बारे में चर्चा की गई थी, और ओरिजिनली देयर वर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, और लेटली आप देखेंगे बाद में एक फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड ऑन की हुई थी, तब अब वर्तमान में कितनी फंडामेंटल ड्यूटी हैं, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं, राइट। ये सारे तो आप ध्यान रखेंगे। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं दोस्तों, किसकी सिफारिश पर इनको लाया गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की से रिकमेंडेशंस पर इसे आप देखेंगे संविधान में ऐड किया गया। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भाग 2। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अगेन आप देख रहे हैं यूपीएससी के पैटर्न पे सवाल, राइट। पैटर्न पे क्या दोस्तों, ये सवाल पूछा भी गया है यूपीएससी में। फंडामेंटल राइट से सवाल लिया गया, मौलिक अधिकारों पर विचार करें। 3 कथन है। पहला कथन है, इन्हें यूएसए के संविधान से लिया गया। दूसरा, संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। तीसरा, वर्तमान में कुल 7 मौलिक अधिकार है, राइट। 3 कथन है, आपको बताना है, सही कूट का चुनाव करना है। आते हैं एक एक विकल्प पे दोस्तों। अभी हाल ही में हमने आपको बताया पहले कि इन्हें जो यूएसए के संविधान से लिया गया था, राइट, डिराइव किया गया था, इस प्रकार ऑप्शन ए तो ठीक है, राइट। दूसरा आप देख रहे हैं विकल्प, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहा जाता है, अभी अभी हमने आपको बताया, तो इस प्रकार ये भी विकल्प ठीक है। वर्तमान में कुल 7 मौलिक अधिकार है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जो 7 पर आप अंडरलाइन करेंगे, यूपीएससी ऐसे ही आपको कंफ्यूज करता है, राइट। 7 नहीं दोस्तों, 6 मौलिक अधिकार है, 6 फंडामेंटल राइट्स, राइट। तो ऑप्शन सी तो गलत है, राइट। अब आप जान गए, जब एक ऑप्शन आपने फाइंड कर लिया कि ये तो गलत है, ये नहीं होगा, तो कूट पे तुरंत आ जाइए, जहाँ जहाँ सी है उसको आप काट दीजिए। सी इसमें है, सी इसमें, ये नहीं होगा, राइट। और चौथा विकल्प उपरोक्त तो सभी, ये भी नहीं होगा क्योंकि सी गलत है, राइट। तो हेंस आप देख रहे हैं केवल एक ऑप्शन आपके पास बच रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, केवल ए सही है, राइट, केवल ए। इन्हें यूएसए के संविधान से लिया गया। दोस्तों आप जानते हैं जो विकल्प भी ये सही तो है अपने आप में, लेकिन जो कूट दिया गया उसमें ये कहीं सही नहीं बैठ रहा है, इस वजह से आप देखेंगे केवल एक ऑप्शन सही, दैट इज केवल ए सही। तो इस सवाल का सही और जवाब है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में हुई। संवैधानिक उपचार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिन्हें आप कहते हैं, राइट, उसकी चर्चा किस आर्टिकल में हुई थी। आप जान पहले 1 बाय 1 आप देख लेंगे एक एक आर्टिकल को। अनुच्छेद 17 में आपको बताया गया अनटचेबिलिटी के बारे में। अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता का अंत होगा, राइट, छुआछूत जिसे कहते हैं, 17 में बात की। अनुच्छेद 18 में बताया गया उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, राइट। इसके इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, लेकिन जो आपको एजुकेशनल जो उपाधियां हैं वो दी जा सकती हैं, राइट। इसके साथ साथ जो आप आर्मी के जो आप देखेंगे जो कुछ होते हैं वो दी जा सकती है, फॉर एग्जांपल ब्रिगेडियर, कर्नल एटसेट्रा, राइट, ये दी जा सकती हैं। अनुच्छेद 20 में दोस्तों आपको बताया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, राइट, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब होता है डबल जियोपार्डी से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, राइट। अनुच्छेद जो 32 है दोस्तों, इसे आप बोलते हैं राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। हेंस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला विकल्प 4 कथन आपको देखने को मिल रहे हैं, आपको सही कूट का चुनाव करना है। पहला है, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत की चर्चा की गई है, राइट, इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, राइट। दूसरा विकल्प देख रहे हैं, ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं। चौथा विकल्प देख रहे हैं, संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक इन्हें जगह दी गई, राइट। आपको बताना है इसमें सही कौन सा है। आप जानते हैं संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत की चर्चा की गई है, इस प्रकार ऑप्शन ए तो सही है, ठीक। ऑप्शन सी देख रहे हैं, ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं, ये भी ठीक, अभी हाल ही में हमने आपको बताया। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक इन्हें जगह दी गई, ये भी ठीक है, राइट। 3 विकल्प पे तो आप 100% श्योर है, ए, सी और डी ठीक। अब बात देख रहे हैं, इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। वैधानिक शक्ति का मतलब होता है कि ये जस्टिसिएबल नहीं है, राइट, जस्टिसिएबल नहीं है।
इसका मतलब ये हो राइट। अगर लिखा होता है वैधानिक शक्ति प्राप्त है तो इसका मतलब होता है कि जस्टिसिएबल है, यानी कि जस्टिसिएबल का मतलब वाद योग्य। वाद योग्य कहने का मतलब है कि आप इनको लेके डायरेक्टली आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, राइट। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल आप देखेंगे जो डीपीएसपीज होते हैं, इनको आप देखेंगे लागू करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, राइट। आप ये अगर अदालत से मांग नहीं कर सकते हैं कि जो डीपीएसपी है इनको लागू नहीं किया जा रहा, राइट। तो इस प्रकार इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं, इसका मतलब दे आर नॉट जस्टिसिएबल। तो ऑप्शन बी भी है ठीक है। इस प्रकार आप देख रहे हैं चारों विकल्प ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त तो सभी सही, राइट। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस वन सवाल है, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अभी हाल ही में हमने आपको ये सवाल कराया था, लेकिन अब एक बार फिर से देख लीजिए। 4 कमेटियां दी गई, अपने आप में चारों बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति का संबंध किससे, 2 टायर पंचायती राज सिस्टम से, राइट। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इन्होंने बात की थी। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, राइट। राज्य चलाया समिति का संबंध है टैक्स सिस्टम में सुधार है, तो ये कमेटी गठित की गई थी टैक्स सिस्टम में, रिफॉर्म इन द टैक्स सिस्टम, राइट। वहीं सरदार स्वर्ण सिंह समिति की गठन किया गया था, किस लिए, मौलिक कर्तव्यों को रिकमेंड करने के लिए, और इन्हीं की सिफारिश से आप देखेंगे मौलिक कर्तव्यों को जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो इस प्रकार इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्य ऐसा रहा है जो भारत का प्रधानमंत्री बना, राइट। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको सांसद होना आवश्यक है, राइट। तो इसमें आप बताएंगे कौन प्रधानमंत्री ऐसा था जो राज्यसभा से सदस्य था, राइट। तो 4 विकल्प दिए गए, इंदिरा गांधी, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल या डॉक्टर मनमोहन सिंह, राइट। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये 4 विकल्प जो आप देख रहे हैं, चारों जो है जब प्रधानमंत्री बने तो ये राज्यसभा से सदस्य थे, राइट। हेंस ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चारों सदस्य जो आप देखेंगे, चारों व्यक्ति तो राज्यसभा से सदस्य रहे और राज्यसभा से ये प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे, राइट। इंदिरा गांधी आप जानते हैं बेसिकली ये 1966 1966-67 के दौरान ये राज्यसभा सदस्य थी और प्रधानमंत्री बनी। एचडी देवगौड़ा साहब 1996 टू 1997 के दौरान ये जो है पीएम रहे। इंद्र कुमार गुजराल साहब आप देखेंगे 1997 टू 1998 तक रहे, राइट। वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह आप देखेंगे जब 2004 में पीएम बने तो वो राज्यसभा सदस्य ही थे, राइट। इस प्रकार ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है, आपको बताना कौन सा मौलिक कर्तव्य है, राइट। 4 विकल्प दिए गए, आप देख रहे हैं। पहला है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, दूसरा है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, या फिर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है, राइट। दोस्तों जो आपने ऊपर के 3 विकल्प देखे ए, बी एंड सी, ये तीनों आप देख रहे हैं ये क्या है, ये डीपीएसपी है, राइट। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आप जानते हैं आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 44 में एक समान सिविल संहिता के बारे में बात की गई, राइट। वहीं आप जानते हैं आर्टिकल 50 में 50 में आप देखते हैं बेसिकली कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण की बात की गई, राइट। वहीं आपने देखा कि जो संविधान का अनुच्छेद 51 है 51, उसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में बात की गई, राइट। तो ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी विकल्प, ये आप देखेंगे क्या है, बेसिकली एक फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है, राइट। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटी, ये बहुत महत्वपूर्ण, आप इसको देख लीजिए, इससे रिलेटेड जो भी सवाल बन सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटी से, राइट। फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट कहाँ से बारो किया गया था, रसा से, रूस से, राइट। किस कमेटी की सिफारिश से आपके संविधान में जोड़ेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से इनको जोड़ा गया, राइट। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ये आपके संविधान में इंसर्ट हुई थी, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे। और ये संविधान के किस पार्ट में, तो संविधान के भाग 4 का में, राइट, भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य आपको देखने को मिलते हैं। वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11th, राइट। ये इतने फैक्ट्स दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, बस ये लगातार एग्जाम्स में आप देखेंगे इन्हीं फैक्ट से सवाल घुमा फिरा के आपसे पूछे जाते हैं, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सवाल है निम्नलिखित का सही मिलान आपको पहचानना है, राइट। चार विकल्प आप देख रहे हैं। अनुच्छेद 40 का संबंध किससे? ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 49 का राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। या फिर उपरोक्त सभी सही, राइट। आपको बताना सही जवाब क्या है। दोस्तों आप जानते हैं कि जो चारों विकल्प है ये आप देख रहे हैं बेसिकली डीपीएसपी से लिए गए हैं, राइट। डीपीएसपी से लगातार सवाल पूछे जाते हैं और आप देखेंगे जो चारों विकल्प है सही सुमेलित हैं। हेंस ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। चारों विकल्प सही सुमेलित हैं। दोस्तों डीपीएसपी से आपको चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, लगातार सवाल पूछे जाते हैं डीपीएसपी से, तो आप उसको देख लीजिए। डीपीएसपी डीपीएसपी का कंसेप्ट कहाँ से बारो किया गया था दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से, राइट। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ये आप ध्यान रखिए। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक इनकी चर्चा की गई, राइट। आप देखेंगे इनका जो नेचर होता है दे आर बेसिकली नॉन नॉन जस्टिसिएबल, राइट। ये वाद योग्य नहीं होते और ये क्या इस्टेब्लिश करने की वकालत करते हैं? तो दे इस्टेब्लिशेस सोशियो एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, राइट। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने की बात करते हैं और इसके साथ साथ ये भारत एज अ वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य के रूप में भी ये बात करते हैं, राइट। तो ये फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, लगातार इन्हीं फैक्ट्स से आपको घुमा फिरा के सवाल पूछे जाते हैं, राइट। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, सही सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चार विकल्प हैं, निम्नलिखित वादों का सही मिलान करें, राइट। कुछ वाद आपको दिए गए उनका सही मिलान करना। पहला गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। दूसरा 24वां संविधान संशोधन, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और चौथा विकल्प आप देख रहे हैं मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। चार केस आप देख रहे हैं, लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इनसे, कोई ना कोई आपको एक देखने को मिल जाएगा, राइट। चारों बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं जो गोलकनाथ है ये हुआ था बेसिकली 1967 में, तो ए को मिलाएंगे 1967 से, राइट। इसके अतिरिक्त जो आप देखते हैं 24वां संविधान संशोधन ये हुआ था दोस्तों 1971 में, राइट। तो 24वें को आप मिलाएंगे 1971 में, आप ध्यान रखेंगे। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य हुआ था 1973 में, 1973 में। और जो मिनर्वा मिल्स केस हुआ था भारत संघ के खिलाफ आप देखेंगे 1980 में हुआ था। तो चौथा विकल्प तो सही सुमेलित, बाकी तीन को आपको देखना था। गोलकनाथ का संबंध 1967 से है। 24वां संविधान संशोधन किससे कब हुआ था? 1971 में। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कब हुआ? 1973 में, राइट। तो ये हो गया इसके सही जवाब। एक एक करके आप देख लीजिए इनका बेसिकली संबंध किससे। दोस्तों आप जानते हैं जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य था इसमें ये बताया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के में आप देखेंगे ये बताया गया अमेंडमेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बताया गया था, राइट। कि संविधान के किसी विभाग में संशोधन किया जा सकता है। ये किस में निर्णय हुआ था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के, राइट। दूसरा आप देख रहे हैं 24वां संविधान संशोधन। इसमें दोस्तों आप इसके तहत जो संविधान का अनुच्छेद 13 और 368 थे इसमें आप देखेंगे अमेंडमेंट किया गया था, राइट। तो किस संविधान संशोधन के तहत? 24वें संविधान संशोधन के तहत। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में क्या हुआ था दोस्तों? आप देखेंगे इसके तहत बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अवधारणा आपको देखने को मिली, जिसे आप बोलते हैं मूल ढांचा का सिद्धांत, राइट। और इसके तहत ये बताया गया था कि संविधान का कुछ जो भी मूल ढांचा के तहत आएगा उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, राइट। दोस्तों मिनर्वा मिल केस 1980 में ये बताया गया था कि जो मूल ढांचा यानी बेसिक जो स्ट्रक्चर होगा कॉन्स्टिट्यूशन का उसकी रक्षा करने के लिए, रक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये अधिकार किसके पास होगा? सुप्रीम कोर्ट के पास। और इसके लिए वो संविधान के किसी भी भाग में या फिर पूर्व के किसी भी निर्णय को वो पुनर्विलोकन कर सकता है, उसे पलट सकता है। तो ये बात कहाँ कही गई? मिनर्वा मिल्स केस बनाम भारत संघ राज्य में 1980 वाले में, राइट। तो सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अगेन ये आप देख रहे हैं बहुत अच्छा सवाल आपसे पूछा जा रहा है। भारत का राष्ट्रपति के बारे में आपको विचार करना है। पहला कथन है देश का प्रथम नागरिक होता है। दूसरा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्यता होनी चाहिए। अनुच्छेद 63 में इसकी चर्चा की गई, राइट। और केवल 2 बार ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर तक पहुंचना है, राइट। वन बाय वन आप देख लेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक भी होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए तो ठीक है, राइट।
दूसरा आप देख रहे हैं राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्यता होनी चाहिए। दोस्तों जो कमीशंस के एग्जाम होते हैं आपको ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं, राइट। यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लेंगे दिस वन, राज्यसभा पे। राज्यसभा नहीं बल्कि इसकी जगह क्या होना चाहिए, लोकसभा, राइट। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्यता होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तुरंत अब आप आ जाएंगे कोर्ट में, जहां भी बी आपको दिखे वो काट दीजिए। ये देख रहे हैं केवल ए और बी ठीक है, ये नहीं होगा। उपरोक्त सभी ठीक है, ये भी नहीं होगा, राइट। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, इसमें आप देख रहे हैं दोनों में है, इसका मतलब ए तो सही है 110%, राइट। आपको केवल सी पे विचार करना है। अनुच्छेद 63 में इसकी चर्चा की गई है, राइट। अनुच्छेद 63 में आप जानते हैं अनुच्छेद 63 किसको डील करता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट की चर्चा की गई, आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52 में इसकी चर्चा की गई, राइट। तो 63 में किसकी, वाइस प्रेसिडेंट की। तो ऑप्शन सी भी गलत है। तो जो आपने कोर्ट में देखा वो विकल्प 2 ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 1, केवल ए ठीक है, राइट। इस प्रकार दोस्तों आपने देखा इलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करते हुए हम कितनी आसानी से अपने सही कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है, राइट। निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है, आपको बताना है। प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर राज्य के राज्यपाल को, राइट। और ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हैं ए और बी को, यानी कि क्या प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश को। अब दोस्तों अब ये सवाल दोस्तों मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बताइए। चर्चा पर चर्चा होती है तो दोनों तरफ से आप देखेंगे कम्युनिकेशन होना चाहिए। इस सवाल का सही जवाब आप बताएं, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है, धन विधेयक पर विचार करें, राइट। धन विधेयक पर विचार करना है। इसे केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। अनुच्छेद 108 में इसकी चर्चा की गई, राइट। सही कोड का प्रयोग करते हुए आपको सही जवाब तक पहुंचना है। दोस्तों आप जानते हैं जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक जिसे आप कहते हैं इनफैक्ट मनी बिल, राइट। मनी बिल की चर्चा की गई संविधान के आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 में, राइट। और धन विधेयक आप जानते हैं एकमात्र ऐसा विधेयक है जिसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, लोकसभा में, इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है, राइट। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं दोनों कथन गलत हैं, राज्यसभा में नहीं बल्कि लोकसभा में, 108 में नहीं बल्कि 110 में, राइट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ना ही ए और ना ही बी, राइट। आप जानते हो जो आर्टिकल 108 है, 108 इसमें बात की गई है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। संयुक्त बैठक के बारे में चर्चा की गई संविधान के अनुच्छेद 108 में। संयुक्त बैठक का मतलब होता है जब कोई ऐसा मामला होता है कि जिस पर आप देखेंगे दोनों सदनों में गतिरोध हो जाता है, बशर्ते वो धन विधेयक नहीं होना चाहिए, राइट। इसलिए क्योंकि आप जानते हैं धन विधेयक केवल लोकसभा में आता है। तो ऐसा कोई मामला जिसमें दोनों सदनों में गतिरोध हो जाता है तो फिर उस पर आप देखेंगे निर्णय लेने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता अगेन आप देखेंगे स्पीकर ऑफ द लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसकी अध्यक्षता करता है, राइट। तो इसकी चर्चा 108 में की गई। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सवाल आप देख रहे हैं, निम्नलिखित राज्यों की लोकसभा सदस्यों की संख्या पर विचार करें, राइट। महाराष्ट्र में इनकी संख्या कितनी है, 48, बिहार में 40, सिक्किम 1, गोवा 2। आप जानते हैं कि दोस्तों ये सवाल बहुत सरल है और फैक्चुअल सवाल है, तो आपको कुछ चीज़ें, आपको फैक्ट्स भी मालूम होने चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, राइट। आप इसको वेरी इजीली कर सकते हैं। कैसे, आप जानते हैं सिक्किम में 1 सीट है, राइट, दिस वन 1। और गोवा आप जानते हैं थोड़ा सा आप देखेंगे पॉपुलेशन सिक्किम से ज़्यादा है, तो आप देखेंगे जो गोवा में 2 सीट्स हैं, राइट। तो सी और डी तो ठीक है, यानी कि आप देख रहे हैं इसमें सी और डी नहीं तो ये भी कट जाएगा, इसमें भी नहीं तो ये भी कट जाएगा, राइट। इसमें भी डी नहीं तो ये भी कट जाएगा। तो इस प्रकार वेरी इजीली आप बता सकते थे कि जो उपरोक्त सभी सही होंगे, राइट। ऑप्शन नंबर 4, विकल्प 4 सही। दोस्तों अगर आप ये 2 चीज़ें नहीं जानते थे तब भी सवाल को कर सकते थे, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है, भारत की संचित निधि का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में, संचित निधि का वर्णन आपको बताना है, राइट। 4 विकल्प हैं, अनुच्छेद 266 क्लॉज फर्स्ट, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 112 या फिर अनुच्छेद 165। चारों विकल्प बहुत महत्वपूर्ण हैं और लगभग आप देखेंगे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 बाय 1 देख लेंगे। आप देखेंगे अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बात की गई, राइट, एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। 112 में आप देखते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण,
वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे आप सिंपली आप कहते हैं बजट, राइट। बजट की चर्चा कहाँ की गई? 112 में। लेकिन आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया। वहाँ पर किस टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया गया है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण, राइट। अनुच्छेद 267 जानते हैं आप? आकस्मिक आकस्मिक निधि ऑफ इंडिया, आकस्मिक निधि भारत की आकस्मिक निधि के बारे में बताया गया। वहीं जो अनुच्छेद 266 है इसमें आपको बताया गया संविधान की, आप देखेंगे भारत की संचित निधि के बारे में, राइट। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप देख रहे हैं, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, राइट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये दिस वन। तो 4 आर्टिकल आप देख रहे हैं, चारों आप देख लीजिए वन बाय वन। सबसे पहले देख रहे हैं अनुच्छेद 143, दूसरा देख रहे हैं अनुच्छेद 137, राइट, और फिर आप देख रहे हैं अनुच्छेद 129 और फाइनली अनुच्छेद 32, ये आप देख रहे हैं। अनुच्छेद 143 में आप जानते हैं कि ये इसमें बताया गया कि पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट एससी यानी सुप्रीम कोर्ट, राइट। राष्ट्रपति की एक शक्ति होती है जो आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट से वो सलाह मशवरा ले सकता है। तो विकल्प ए तो नहीं होगा। दूसरा आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, डी भी नहीं होगा, क्योंकि आप देखें अनुच्छेद 32 के तहत अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट रीच कर सकते हैं, राइट। तो अनुच्छेद 32 भी नहीं होगा। 2 ऑप्शंस तो नहीं होंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं, ये बी और सी। आप जानते हैं जो अनुच्छेद 129 है, 29 ऑप्शन नंबर सी, 129 में आपको बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट वर्क करेगा एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, राइट। हेंस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया, राइट। 4 विकल्प 1980, 1986, 1992 या फिर 2002, राइट। चारों विकल्प महत्वपूर्ण हैं और इस सवाल के सही जवाब पे आते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं 1986, 1986 में ये जो है उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, राइट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1992 बहुत महत्वपूर्ण, आप जानते हैं 73वां संविधान संशोधन, राइट, 1992 में लाया गया था, राइट। और इसके तहत आप देखेंगे पंचायती राज के बारे में बात की गई थी, पंचायती राज। और 1992 आप देखेंगे 74वां भी संविधान संशोधन भी लाया गया था। और अगेन आप देखेंगे दोनों लागू कब से हुए थे? 1993 से। कब से? 24 अप्रैल 1993। इसी वजह से 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, राइट। 2002 में आप देखेंगे जो शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार वो लाया गया था, राइट। आप ध्यान रखेंगे। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन कब हुआ ये आपको बताना है। सवाल है नीति आयोग का गठन कब हुआ ये आपको बताना है। 4 विकल्प दिए गए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया। 1 जनवरी 2015, 1 फरवरी 2015, 1 जनवरी 2014 या फिर 1 फरवरी 2014, राइट। नीति आयोग बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, यूपीपीसीएस में पूछा गया इसका फुल फॉर्म, राइट। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये तो इसका हुआ फुल फॉर्म। और आप जानते हैं कि जो नीति आयोग है बेसिकली इसे कब लाया गया? तो 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 में इसे लाया गया। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री करेंगे, प्रधानमंत्री, राइट, दिस वन। नीति आयोग आप जानते हैं नीति आयोग से पहले एक संस्था होती थी जिसे आप बोलते थे योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, राइट। उसके स्थान पर आप देखेंगे इसको लाया गया था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 में, राइट, 15 मार्च 1950 को। और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? आपको वो ध्यान रखना है, गुलजारी लाल नंदा। ये पूछा जाता है योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। और दोस्तों अगर पूछा जाए योजना आयोग
काम क्या होता था, तो आप देखेंगे जो विकास परिषद होती थी उसको अनुमोदन देने का काम होता था, राइट। योजना आयोग इनफैक्ट पहले भी आप देखें जो प्लानिंग होती थी योजना आयोग ही करती थी, राइट, जो वर्तमान समय में नीति आयोग करती है, राइट, आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी संसदीय समिति है। चार समितियां दी गई, आपको बताना कौन सबसे बड़ी समिति है, राइट। वन बाय वन देख लेंगे। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, कार्य मंत्रणा समिति, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, संसद की जो सबसे बड़ी समिति होती है उसको आप बोलते हैं प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति होती है, राइट। और इसमें अगर सदस्यों की बात की जाए तो इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, 30, और जो 30 के 30 आप देखेंगे लोकसभा से होते हैं, लोकसभा से। इसमें राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता है, राइट, ये आप ध्यान रखेंगे। और इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष, राइट। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष। दूसरा आप देख रहे हैं लोक लेखा समिति। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण समिति है। लोक लेखा समिति को कहा जाता है प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन, राइट, जुड़वा बहन। और लोक लेखा समिति को आप बोलते हैं लघु लघु लोकसभा, राइट, लघु लोकसभा। लघु लोकसभा किसे बोला जाता है, लोक लेखा समिति को, ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। लोक लेखा समिति के सदस्यों की बात करें तो इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से आप देखेंगे 15 जो होते हैं लोकसभा से होते हैं और 7 होते हैं राज्यसभा से, राइट, ये आप चीज़ें ध्यान रखेंगे। 1967 से, कब से, 1967 से पहली बार देखेंगे 1967 में एक व्यक्तित्व रहे जिनका नाम था मीनू मसानी, राइट, मीनू मसानी। ये आप देखेंगे विरोधी दल के आप देखेंगे नेता चुने गए थे। इसी वजह से उस समय देखेंगे इन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, और तब से एक परंपरा चली आ रही कि जो भी विरोधी दल का नेता होता उसे ही आप देखेंगे लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, राइट। तो ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, और इसे लघु लोकसभा भी कहा जाता है, किसे, लोक लेखा समिति को। इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं जो कि 2 भागों में डिवाइडेड होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं, राइट। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, राइट। 4 विकल्प हैं, लॉर्ड रिपन, विलियम बेंटिक, वीपी मेनन, बलवंत राय मेहता, राइट। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, राइट। दूसरा विकल्प एक इस सवाल से जो बहुत महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर डी, बलवंत राय मेहता। आप जानते हैं कि पंचायती राज से के लिए इन्होंने जो है 3 टायर पंचायत की व्यवस्था की बात की थी, राइट। और बलवंत राय मेहता की कमेटी की आप देखेंगे इसका गठन कब हुआ था, तो 1957, 1957 में आप ध्यान रखेंगे, राइट। पंचायत सदस्य बनने के लिए जो आपको न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए वो आप ध्यान रखेंगे, 21 वर्ष, 21 ईयर, ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। भारत में पहली बार आप देखेंगे पंचायत का प्रारंभ कहाँ हुआ, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ हुआ था, राइट। और ये किसने किया था, उस समय आप जानते हैं आपके यहाँ प्रधानमंत्री कौन था, पीटी नेहरू साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। तो ये सभी फैक्ट्स ध्यान, नागौर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, राइट, ये आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सवाल देख रहे हैं, 101वां संविधान संशोधन 2017 का संबंध किससे है, राइट। चारों बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप देख रहे हैं 101वां संविधान संशोधन 2017 का संबंध किससे है, जीएसटी से है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण का संबंध किससे है दोस्तों, संविधान का 100वां संविधान संशोधन, राइट, 100th, ये आप ध्यान रखेंगे। वहीं जो आप देखेंगे 99th है, 99वां, उसका संबंध किससे, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसे आप बोलते हैं एनजेएसी, राइट, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी, इसका संबंध किससे, 99वें संविधान संशोधन से, राइट। 101वां किससे, जीएसटी से, और भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण उसका 100वां से, राइट। तो तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक लोकसभा सीट है, राइट। इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन शामिल किए लोकसभा सीट से, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। कर्नाटक में दोस्तों आप जानते हैं 28 है, गुजरात में इनकी संख्या कितनी है, 26, राजस्थान में कितनी है, 25, और तमिलनाडु में कितनी है, 39 यानी 39। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में इनकी संख्या सर्वाधिक है, राइट, ऑप्शन नंबर डी। वाले भारत के राष्ट्रगान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन है, सही कोड का प्रयोग करके आपको सही जवाब तक पहुंचना है।
पहला कथन है, यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। दूसरा, राष्ट्रगान मूल रूप से बांग्ला में है, राइट। तो दो कथन आपको बताना सही जवाब क्या है। आप जानते हैं दोस्तों राष्ट्रगान के बारे में, सबसे पहले इसका रचयिता कौन था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी, राइट। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें आप रविन्द्रनाथ ठाकुर के नाम से भी कई कई जगह पढ़ते हैं, राइट। इसके रचयिता कौन थे, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी, आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रगान के गायन का समय आप दोस्तों जानते हैं कितना होता है, 52 सेकेंड, 52 सेकेंड, राइट। लेकिन शॉर्ट टाइम जो अगर पूछा जाएगी तो वो आप देखेंगे 20 सेकेंड, 20 सेकेंड इसकी गायन अवधि होती है शॉर्टली, राइट। और वैसे इसका फुल फ्लेज इसका टाइम कितना होता है, तो 52 सेकेंड, ये आप ध्यान रखेंगे। 1911 में आप देखेंगे जो कोलकाता में इसका अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, राइट, 1911 में 27 दिसंबर को। वहाँ पर इसकी अध्यक्षता की थी विशन नारायण दत्त जी ने, राइट। इस अधिवेशन में सबसे पहले ये गाया गया था। तो इस प्रकार आप देखेंगे ऑप्शन जो विकल्प 1 है ये ठीक है। और इसकी जो रचना मूल रूप से बांग्ला में हुई थी, तो वो विकल्प 2 है, ये भी ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ठीक है, राइट, दिस वन। आप ध्यान रखेंगे कि जो राष्ट्रगान है इसकी जो वर्तमान धुन आप सुनते हैं, इसको बनाने वाले, कंपोज करने वाले कौन थे, तो उनका नाम है राम सिंह ठाकुर, राइट, राम सिंह ठाकुर। ये बेसिकली इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी, जो इंडियन नेशनल आर्मी थी INA, उसके ये जो है सिपाही थे, आप ध्यान रखेंगे, राम सिंह ठाकुर। इतने फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले आप देखेंगे संविधान सभा द्वारा इसे कब स्वीकृत किया गया, तो 24 आई थिंक 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे अपनाया था, राइट। तो ये सभी फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है, केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, आपको बताना केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, राइट। 4 विकल्प है। पहला आप देख रहे हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष, राइट। आप जानते हैं जो केंद्रीय कार्यपालिका होती है उसमें 3 आपको देखने को मिलते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, राइट। लोकसभा अध्यक्ष इसका पार्ट नहीं होता है। तो जहाँ भी आपको 4 दिखे ऑप्शन में तो वो काट दीजिए, तो उपरोक्त तो सभी तो नहीं होगा, राइट। बाकी तीनों सही, तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। केंद्रीय कार्यपालिका आप जानते हैं इसकी शक्ति किसमें निहित होती है, प्रेसिडेंट में, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट की चर्चा की गई संविधान के आर्टिकल 52 में, राइट। आर्टिकल 63 में आपको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। प्रेसिडेंट आप जानते हैं जो भारत के फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी होते हैं, राइट। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च सैन्य कमांडर भी होते हैं, कौन, प्रेसिडेंट। तो ये सभी फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है, लोकसभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, राइट। लोकसभा के बारे में आपको 2 कथन दिए गए। पहला है, लोकसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर चुने जाते हैं। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 79 में लोकसभा का वर्णन किया गया। आपको सही जवाब बताना। आप जानते हैं जो लोकसभा है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 81 में 81 में इसके बारे में चर्चा की गई है, राइट। और लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका चुनाव आप देखेंगे गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा, बेसिकली एक प्रत्यक्ष चुनाव के तहत होता है, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे। और इनफैक्ट इसे आप बोलते हैं वयस्क मताधिकार, राइट। वयस्क मताधिकार के तहत चुनाव होता है। इसे आप इंग्लिश में बोलते हैं एडल्ट सफरेज, राइट, एडल्ट सफरेज। ये इसका मतलब ये होता है हर वो व्यक्ति जो 18 साल की आयु जिसने प्राप्त कर ली है वो इसमें वोट डाल सकता है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे, राइट। तो इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ लिखा है अप्रत्यक्ष चुनाव, तो ये गलत हो जाएगा, प्रत्यक्ष होता है। और यहाँ आप देख रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 79, ये गलत है 81 में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ना तो 1 और ना ही 2, राइट। लोकसभा से आपको 2-3 फैक्ट्स और ध्यान रखने हैं लोकसभा से, राइट। इसकी मैक्सिमम संख्या अगर आपसे पूछी जाए, आप जानते हैं कितनी है, वो आपकी 552, राइट। ये 2 भागों में, एक आप देख रहे हैं 530 और दूसरा देख रहे हैं 20। 530 का मतलब ये जो है स्टेट्स, जो राज्य हैं, प्रांत, वहाँ से चुन के आते हैं। और जो 20 हैं ये केंद्र शासित प्रदेश के लिए संख्या निर्धारित है, राइट। बाकी जो 2 आप देख रहे हैं ये 2 होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे, राइट। वर्तमान में आप जानते हैं नॉमिनेशन वाला कंसेप्ट हटा दिया गया है, राइट। अब ये संख्या बची है 550, ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। लोकसभा को बोला जाता है लोअर हाउस, क्या, लोअर हाउस। इसके साथ साथ इसे आप प्रथम सदन भी बोलते हैं, प्रथम सदन। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 विकल्प दिए गए हैं, 3 कथन है। पहला है, संविधान के अनुच्छेद 263 में इसकी स्थापना का प्रावधान है। यह एक अनुशंसात्मक इकाई है और
उसे ऐसे विषयों की जांच और चर्चा के अधिकार दिए गए हैं। तीसरा है गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, राइट। इंटर स्टेट काउंसिल जो होती है बेसिकली वो आप देखेंगे संविधान के आर्टिकल 263 में इसके बारे में चर्चा की गई है, और हर राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की जाती है, राइट। आप देखेंगे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, भारत का जो प्रधानमंत्री होता है, वो इसे चेयरमैन अध्यक्ष होता है, राइट। तो आप देख रहे हैं विकल्प 3 में कहा गया गृह मंत्री, ये गलत है। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस आपको ऐसे कंफ्यूज करता है, गृह मंत्री इसका अध्यक्ष नहीं होता। तो आप जान गए तीन, जो कथन नंबर 3 है ये गलत है। तो कूट पे आ जाइए, जहाँ जहाँ 3 है उसको आप इलिमिनेट कर दीजिए। सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, राइट। इस प्रकार जो आप देख रहे हैं कथन कूट ए है वो सही हो जाएगा, राइट। दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों ठीक है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से मूल्य प्रत्यक्ष रूप से उल्लेखित हैं, राइट। प्रस्तावना में आपको कौन कौन से जो ये मूल्य हैं वो देखने को मिलते हैं। पहला है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, कल्याण, राइट। आप जाते हैं इंडिया इज एज अ वेलफेयर कंट्री, राइट, वेलफेयर नेशन है, लेकिन आपको प्रस्तावना में कहीं भी कल्याण का वेलफेयर आपको वेलफेयर देखने को नहीं मिलता, राइट। तो पांचवा तो नहीं होगा, जहाँ जहाँ पाँच है उसको आप काट दीजिए, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी भी नहीं होगा। बाकी चारों आपको देखने को मिलते हैं। प्रस्तावना में न्याय की भी बात की गई, स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता, इन सभी मूल्यों के बारे में जिक्र किया गया आपकी प्रस्तावना में, राइट। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रस्तावना में आप जानते हैं बेसिकली 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता। ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, राइट। इसके साथ साथ आप देखेंगे इस संशोधन के द्वारा आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी जोड़ी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगेन आप जानते हैं 12 कहाँ से की गई थी, रूस से, राइट। तो ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सीएजी के बारे में आपको पूछा गया है सवाल। सी 2 कथन है, सीएजी एक सांविधिक निकाय, सांविधिक का मतलब होता है फ्रेंड स्टैट्यूटरी बॉडी, राइट, स्टैट्यूटरी बॉडी। दूसरा कथन है सीएजी भारत के प्रधानमंत्री का वित्तीय सलाहकार होता है, फाइनेंशियल एडवाइजर होता है, राइट। आपको बताना सही जवाब क्या है। सबसे पहले आप देख लीजिए सीएजी के बारे में। सीएजी की चर्चा की गई संविधान के आर्टिकल 148 148 में, राइट। सीएजी का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, राइट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सीएजी का आप देखेंगे कार्यकाल क्या होता है, 6 ईयर या 6 to 5, 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक। इसमें जो भी पहले वो प्राप्त कर लेता है उसी आयु तक वो काम करता है, राइट। आप ध्यान रखेंगे 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ये फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे, राइट। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना जो सीएजी होता है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल कहने का मतलब संवैधानिक, जिसकी चर्चा संविधान में आपकी की गई है, राइट। और जो सीएजी होता है इसे आप देखेंगे पीएससी का गाइड और फ्रेंड भी कहा जाता है, राइट। पीएससी का मतलब होता है पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी, यानी लोक लेखा जो समिति होती है उसका गाइड या मित्र आप किसे कहते हैं, तो सीएजी को कहते हैं, राइट। इस प्रकार अब हम आते हैं सवाल के सही जवाब पर। पहला कथन है सीएजी एक सांविधिक निकाय, गलत, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय है। दूसरा, भारत के प्रधानमंत्री का वित्तीय सलाहकार होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है, राइट। ये आप देखेंगे क्या करता है, आप देखेंगे जो जितने भी भारत या जो जितने भी राज्य हैं उनकी संचित निधि से जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनका आप देखेंगे जांच पड़ताल करता है, राइट। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं दोनों कथन गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट, दिस वन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किनका चुनाव होता है, किसका इलेक्शन होता है, आपको बताना है, राइट। 4 विकल्प दिए गए, उपराष्ट्रपति, नीति आयोग का अध्यक्ष, वित्त आयोग का अध्यक्ष या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आपको सही जवाब तक पहुंचना है कूट का प्रयोग करते हुए, राइट। आप जानते हैं जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, राइट, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उसका चुनाव नहीं होता है। इसके साथ साथ जो चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन होता है उसका भी चुनाव नहीं होता है, राइट। तो ऑप्शन 3 और 4 आप देख रहे हैं, सिंपली आप इतना तो गेस कर ही सकते थे जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसका चुनाव नहीं होता है, राइट। तो 4 तो गलत हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन में आ जाइए तुरंत, जहाँ जहाँ 4 है उसको काट दीजिए। ये जो 2 विकल्प देख रहे हैं सी और डी, ये नहीं होंगे किसी भी कीमत पे। अब आपके पास 2 विकल्प हैं, दोनों में ऑप्शन 1 देख रहे हैं, इसका मतलब 1 तो 100% सही है, राइट। दूसरा आप देख रहे हैं नीति आयोग का अध्यक्ष।
अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो होता है बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका चुनाव होता है। तो इस प्रकार जो विकल्प 1 और 2 वो दोनों ठीक हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। ध्यान रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सवाल है, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, राइट। ये यूपीएसआई परीक्षा में और यूपीपी कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है। इसके अतिरिक्त प्रीवियस ईयर्स में कई सारे डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है, राइट। उत्तरा, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रांत या फिर रामकृष्ण प्रदेश। थोड़ा सा आप देखेंगे इजी क्वेश्चन है। इसे आप बोलते थे संयुक्त प्रांत, राइट। यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से आप जानते थे। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सवाल है, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया। ये सवाल लगातार एग्जाम्स में पूछा गया है, राइट। तो 4 विकल्प हैं, राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या फिर बेनेगल नरसिंह राव। आप जानते हैं कि सबसे पहले भारतीय संविधान का जो मसौदा उसे तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी एक वेल नोन जूरिस्ट, जो जूरिस्ट थे, न्यायविद थे। इसके साथ साथ वो एक सिविल सर्वेंट भी थे, राइट, सिविल सर्वेंट। तो ये काम सौंपा गया था इनको। और ये थे कौन, बेसिकली आप देखेंगे BN राव, जिन्हें आप बोलते हैं BN राव, राइट। और इनका पूरा नाम क्या था, तो बेनेगल नरसिंह राव। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सवाल देख रहे हैं, निजता का अधिकार निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट। आपको बताना, निजता का अधिकार जिसे आप बोलते हैं राइट टू प्राइवेसी, इसकी चर्चा आपको किसके तहत देखने को मिलती है, राइट। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे जो राइट टू प्राइवेसी, ये वर्ष 2017 में एक केस हुआ था। आप देखेंगे उसका नाम था मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ दोस्तों, उसका नाम था कुछ यस के एस पुट्टास्वामी, राइट। उस केस का नाम था KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में आप देखेंगे ये डिक्लेयर किया गया था जो निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, इट इज़ अंडर आर्टिकल 21। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ही निजता का अधिकार देखने को मिलता है। ये बात कही गई थी KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017 के मामले में, राइट। और ये बेसिकली किसके तहत आपको देखने को मिलेगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी आर्टिकल 21, राइट। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिस वन। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कौन कौन से शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, राइट। पहला है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, बंधुत्व। आप जानते हैं ऊपर के जो 3 शब्द आप देख रहे हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में ऐड ऑन हुए थे, राइट। बंधुत्व का आप देखेंगे ऐड ऑन नहीं हुआ था। तो जहाँ भी आप देख रहे हैं चौथा उसको काट दीजिए, उपरोक्त सभी तो नहीं होगा, बाकी तीनों हुए थे। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिस वन। सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, राइट। आप जानते हैं वर्तमान में भारत में करंटली 6 स्टेट्स में आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल का आपको प्रावधान देखने को मिलता है। और अगेन आप जानते हैं जो विधान परिषद है इसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल 169 में करी गई है, राइट। ध्यान रखेंगे 6 स्टेट्स में है लेजिस्लेटिव काउंसिल। आपको कमेंट बॉक्स में बताना किस राज्य में है, राइट। 6 स्टेट्स का आपका नाम बताना है। इस सवाल के जवाब पे आते हैं। आप जानते हैं बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में, केरला में आपको नहीं देखने को मिलती। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 3 नाम तो आपको बता दिए, बिहार में है विधान परिषद, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में। अब 3 नाम आपको टाइप करना। विधान परिषद का मतलब ये हो गया दोस्तों कि 2 सदनीय व्यवस्था है उस राज्य में, राइट। एक विधानसभा, दूसरी विधान परिषद। एक और आपको बता देते हैं, आप जानते हैं यूपी, उत्तर प्रदेश। अब आपको सिर्फ 2 के नाम टाइप करने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, राइट। 4 विकल्प हैं, चारों बहुत महत्वपूर्ण हैं। 26 नवंबर, 24 अप्रैल, 29 जुलाई या फिर 22 मई, राइट।
वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि जो 24 अप्रैल है, 24 अप्रैल को आप मनाते हैं पंचायती राज दिवस, राइट। पंचायती राज दिवस, लगातार परीक्षाओं में ये सब पूछे जाते हैं। 29 जुलाई को आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे, राइट। 22 मई को जानते हैं आप इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी मनाया जाता है, राइट। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस, राइट। ये 22 की ट्रिपलिंग आप याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। इसके साथ साथ आपको याद रखना 22 मार्च, 22 मार्च को आप मनाते हैं विश्व वर्ल्ड वाटर डे, राइट, विश्व जल दिवस। 22 फिर अप्रैल, 22 अप्रैल को आप मनाते हैं वर्ल्ड अर्थ डे, राइट, वर्ल्ड अर्थ, विश्व पृथ्वी दिवस। तो ये 22 की ट्रिपलिंग बहुत महत्वपूर्ण है, लगातार पूछी जाती है। 22 मार्च को आप क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को आप मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। 22 मई को आप मनाते हैं जैव विविधता दिवस, राइट, बायोडाइवर्सिटी डे। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर। 26 नवंबर को आप भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, राइट। 24 अप्रैल को आप पंचायती राज दिवस मनाते हैं और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। तो सारे विकल्प को हमने डिकोड कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिस वन। तो दोस्तों आज की इस एपिसोड में हमने जो पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तहत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं उनको हमने कवर किया। आई होप कि आपको निश्चित ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इनफैक्ट आप इस सीरीज से बहुत ज़्यादा लाभ ले रहे होंगे। दोस्तों आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। चैनल पर पहली बार नए विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन जरूर कीजिए। दोस्तों इसी नोट के साथ इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।